Hello everybody, in this lecture we will learn about the concrete technology. This is the first lecture of the concrete technology. इसी तरीके से कंटिन्यू सीरीज होगी और प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आप जाके पूरी की पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंक्रीट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कंक्रीट क्या है। देखो मैं बिल्कुल ज़ीरो से मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंक्रीट। एक तरीके से आपको कुछ भी नहीं आता, उस तरीके से मैं अज्यूम करके आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कंक्रीट की बात करूँ तो क्या होता है कंक्रीट। देखो कंक्रीट का ना बेसिकली मतलब होता है कि मैं चार चीज़ों को एक साथ मिला दूँ। सीधी सी बात है, चार चीज़ों को अगर मैं एक साथ मिला दूँ, क्या क्या, सीमेंट मिला दूँ मैं, ठीक है, सीमेंट के साथ साथ आपका फाइन एग्रीगेट मिला दूँ जिसको बजरी बोलते हो आप, है ना, या फिर कई जगह उसको बदरपुर सॉइल भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है। फाइन एग्रीगेट प्लस में कोर्स एग्रीगेट मिला दूँ, तो सीमेंट उससे थोड़ा सा मोटे पार्टिकल वाला फाइन एग्रीगेट और काफ़ी मोटे पार्टिकल वाला आपका कोर्स एग्रीगेट, ये तीनों चीज़ें मिला दूँ। अब ये तीनों चीज़ें तो सूखी तो लगाई जा नहीं सकती, तो प्लस में वाटर इनके साथ में ऐड कर दूँ, तो ये चारों चीज़ें जब एक साथ मिला दी जाती है तो आपकी कंक्रीट बन के निकल के आती है। क्लियर हो गई बात। तो कंक्रीट एक ऐसा कंपोजिट है, मैन मेड कंपोजिट है, आर्टिफिशियल कंपोजिट मटेरियल है जो कि वाइडली यूज़ होता है बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक है, और बहुत बड़े पैमाने पे आजकल इसका यूज़ होने लग रहा है। तो कंक्रीट इज़ व्हाट, कंक्रीट इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ द सीमेंट फाइन एंड कोर्स एंड वाटर। इनको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो आपका कंक्रीट बनता है। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, मैं एकदम साधारण लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो कंक्रीट का मतलब तो यही होता है मोटा मोटा। आगे इसके अंदर अब डिटेल में चलते हैं। इट कंसिस्ट द रैशनली चूजन मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। हम बाइंडिंग मटेरियल का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा सीमेंट से समझेंगे। सीमेंट यूज़ करते हैं, सच एज लाइम भी यूज़ कर लेते हैं बाइंडिंग मटेरियल में, सीमेंट भी यूज़ कर देते हैं। वेल ग्रेडेड फाइन एंड द कोर्स एग्रीगेट, और हम यहाँ पे कोर्स भी और फाइन एग्रीगेट भी यूज़ करते हैं। एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एंड पानी भी यूज़ करते हैं एंड एड मिक्सचर भी यूज़ करते हैं। आपने बोलोगे कि चलो ठीक है, आपने हमें सीमेंट, लाइम, कोर्स और वाटर तक तो बता दिया था, लेकिन व्हाट इज़ द एड मिक्सचर यार, ये एड मिक्सचर क्या होता है। देखो एड मिक्सचर्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जल्दी से रैपिड हार्डनिंग चाहिए तो आप यहाँ पे क्या क्लोराइड मिला दोगे। इसी तरीके से कुछ ऐसे एडमिक्सचर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ आपको देते हैं टू प्रोड्यूस द कंक्रीट विद स्पेशल प्रॉपर्टीज़। मतलब एडमिक्सचर कहाँ यूज़ किया जाता है, सिर्फ वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ चार चीज़ें मिला दो, कंक्रीट आपका तैयार। अब कंक्रीट का मतलब तो समझ में आ गया। इन कंक्रीट मिक्स ऑफ सीमेंट, वाटर फॉर्म अ पेस्ट और द मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आपका कोई भी एक जगह है, यहाँ पे आपने कोर्स एग्रीगेट डाले हुए हैं। कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटे मोटे एग्रीगेट्स डाले हुए हैं। अब इन मोटे मोटे एग्रीगेट्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ये आपका वॉइड भी तो प्रेजेंट होगा। इस वॉइड को कैसे फिल करोगे, हाउ वी कैन फिल दिस वॉइड, इस वॉइड को कैसे फिल करोगे। तो इस वॉइड को फिल करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है वाटर प्लस में सीमेंट। क्लियर हो गई बात। अगर पानी और सीमेंट को मिला के एक मैट्रिक्स या फिर पेस्ट बना दिया जाए तो उस पेस्ट या फिर उस मैट्रिक्स को हम फिल करने के लिए काम ले लेते हैं किसमें, वो आपके कंक्रीट्स के बीच में, जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, इन अ कंक्रीट मिक्स सीमेंट एंड वाटर, जो आप सीमेंट मिला रहे हो और उसके साथ में जो आपने पानी मिलाया है, उन दोनों का काम क्या होता है, उन दोनों का सिर्फ एक काम होता है कि एक मैट्रिक्स या एक पेस्ट की फॉर्म में आपको चीज़ें निकाल के दे दे, जो कि पेस्ट या मैट्रिक्स किस में फिल हो जाए, उन कंक्रीट्स के बीच में, प्रेजेंट वॉइड्स के बीच में आपका ये मैट्रिक्स या पेस्ट फिल हो जाए। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंक्रीट एंड किस तरीके से सीमेंट और वाटर यहाँ पे काम लिए जाते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो पेस्ट बनता है या जो मैट्रिक्स बनती है, ये पूरे का पूरा आपका क्या था, जिसमें कोर्स भी था, फाइन एग्रीगेट भी था और पानी और सीमेंट था। तो जो पानी और सीमेंट जो पेस्ट बनाता है वो पूरे वॉल्यूम का 22 से लेकर 34% तक ही पूरा का पूरा वॉल्यूम घेरता है।
तो जब हम चार चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं, पानी को, सीमेंट को, फाइन एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट को, तो जो सीमेंट और वाटर होता है वो सिर्फ एक मैट्रिक्स या पेस्ट बनाता है, और वो पेस्ट कितना परसेंटेज आपका घेरता है वॉल्यूम का, सिर्फ 22 से लेके 22 से लेके 34% तक ही वो पूरी की पूरी जगह को घेरता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है अबाउट द पेस्ट और द सीमेंट एंड वाटर मिक्सचर। क्लियर हो गई बात? लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। एक नाम होता है जिसको बोलते हैं ग्रीन कंक्रीट। आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीन कंक्रीट। देखो, ग्रीन कंक्रीट का मतलब कुछ नहीं होता। मैंने एक कंक्रीट लिया, फ्रेश, एकदम फ्रेश कंक्रीट को बिल्कुल नया नया जो कंक्रीट निकाल के लाया मैंने बना के, उसको हम नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है ग्रीन कंक्रीट। क्लियर हुई? Whereas after setting and hardening it is known as the hardened concrete। मतलब जमने के बाद में, सूखने के बाद में जो कंक्रीट बन के आएगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? उसको हम जानेंगे हार्डेंड कंक्रीट के नाम से। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट का सीधा सीधा मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को नया नया बनाते हो तो उस कंडीशन में उसको ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं। The molded concrete mix after sufficient curing become the hard like stone due to chemical action between the water and the binding material। क्या होता है जब हम कंक्रीट बना देते हैं, जब हमने कंक्रीट बना दिया तो धीरे धीरे हम उसके ऊपर क्या करते हैं? क्योरिंग करते हैं। अब क्योरिंग क्या होता है? पानी डालना, उसको गीला करते रहना। तो क्योरिंग करने से आपका जो ब्लॉक बनाया आपने कंक्रीट का वो कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, लाइक स्टोन। क्लियर हो गई बात? वो केमिकल क्यों होता है, वो स्टोन की जैसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम उसको क्योरिंग करते हैं तो केमिकल एक्शन होता है बिटवीन वाटर एंड द बाइंडिंग मटेरियल। जो आपने सीमेंट और पानी डाला है उनके बीच में हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। दैट हाइड्रेशन प्रोसेस लीड्स टू द harden the complete concrete। Let's move further। It would be impossible to discuss all aspect in a single page, इसलिए हम डिटेल में जाने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, फटाफट रिवाइज करते हैं। कंक्रीट क्या होता है, कितना परसेंट सीमेंट और आपका वाटर अंदर लेता है, 22 से लेके 32% तक पूरा का पूरा वॉल्यूम को घेर लेता है। उसके बाद में देखा यहाँ पे कि ग्रीन कंक्रीट क्या होता है, हार्डन कंक्रीट क्या होता है। तो दीज आर द टॉपिक्स विच यू हैव टू रिमेंबर। लेट्स मूव फर्दर। अब हम कंक्रीट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कंक्रीट को कितने कितने तरीके से बांटा गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है पहला क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लाइम कंक्रीट। दूसरा होता है जिप्सम कंक्रीट। उसके बाद होता है सीमेंट कंक्रीट। मतलब क्या है ये देखना जरूरी है। देखो किस चीज़ के ऊपर होगा, सीमेंटिंग मटेरियल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, किस किस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। पहला बेस होता है सीमेंटिंग मटेरियल के ऊपर। तो सीमेंटिंग मटेरियल क्या डाल रहे हो आप कंक्रीट में, तो पहला होता है आपका लाइम कंक्रीट, दूसरा होता है जिप्सम कंक्रीट, तीसरा होता है सीमेंट कंक्रीट। अगर सीमेंट डाला है तो सीमेंट कंक्रीट, जिप्सम डाला है बाइंडिंग मटेरियल तो जिप्सम कंक्रीट, अगर लाइम डाला है तो लाइम कंक्रीट। This is what you have to remember. There are three type of concretes according to the cementing material in which they are providing cementination। आगे मूव करते हैं। बेस ऑन द दूसरा ये तो पहला बेस हो गया। पहला किस बेस पे आपने क्लासिफाई किया, सीमेंट के बेस पे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है बेस ऑफ द पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि द सीमेंट कंक्रीट रेशियो कितना है, सीमेंट और आपके एग्रीगेट का रेशियो कितना होता है, इंग्रेडिएंट का रेशियो कितना है। तो देखो मेजरली हम जो सीमेंट का रेशियो लेते हैं वो 1, 1.5 और 3 का लेते हैं। मतलब सीमेंट जो होगा वो 1 kg लिया तो फाइन एग्रीगेट कितना लेना पड़ेगा आपको, 1.5 kg, और उसी टाइम पे आपको वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट 3 लेना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे जो सीमेंट 1 है ये 1.5 है और ये 3 है, इनमें मेजरली क्या डिफरेंस है? इसमें मेजरली एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सीमेंट से ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, फाइन, और फाइन से ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, कोर्स। तो आपको ये याद रखना है कि फाइन एग्रीगेट सीमेंट से ज़्यादा होगा, और हमेशा किस तरीके से, उनके पार्टिकल साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखते हैं। जो सीमेंट होता है उसका पार्टिकल छोटा होता है, फाइन का सीमेंट से बड़ा होता है थोड़ा, तो वो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। कोर्स का थोड़ा और बड़ा होता है तो यहाँ पे ये तो और ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इंक्रीज करना है क्या, द अमाउंट ऑफ द फाइन एग्रीगेट एंड द कोर्स एग्रीगेट एंड द सीमेंट। तो रेशियो जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 1:1.5:3। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
अब आप बोलोगे हमेशा ये रखना है, नहीं, हमेशा ये नहीं रखना है। ये सिर्फ किसके लिए है, जब आपको M20, M मतलब होता है मिक्स, किसका मिक्स, कंक्रीट का मिक्स, 20 का मतलब होता है क्या, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जब आपको 20 मेगा पास्कल की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाला मिक्स बनाना है, तभी आपको इस रेशियो के अंदर आपको क्या रखना है, आपको पूरा का पूरा मटेरियल लेना है, सीमेंट, कंक्रीट एंड फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एटसेट्रा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेट्स मूव फर्दर। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि दो तरीके के मिक्स होते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, दो तरीके के मिक्स होते हैं। पहला होता है आपका नॉमिनल मिक्स, क्लासिफिकेशन में ही पढ़ रहे हैं हम ये, नॉमिनल मिक्स। अब इसका मतलब क्या है भाई नॉमिनल मिक्स का। और दूसरा होता है आपका डिज़ाइन मिक्स, डिज़ाइन मिक्स। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नॉमिनल मिक्स में और डिज़ाइन मिक्स में फ़र्क क्या है। जो नॉमिनल मिक्स होता है उसका यही होता है एक, कि जो आप ऑलरेडी कोड में लिखा हुआ है उसका यूज़ करके आप कंक्रीट तैयार करो। और डिज़ाइन मिक्स का मतलब होता है कि जो कंक्रीट आप तैयार करोगे वो एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिज़ाइन मिक्स तैयार करोगे। तो नॉमिनल मिक्स का को डिटेल में देखने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आरसीसी का जहाँ पे वर्क करेंगे ना हम, आरसीसी का जहाँ पे भी आप वर्क करोगे, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट में जहाँ पे भी वर्क करोगे वहाँ पे जो कंक्रीट होना चाहिए वो M20 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि M20 से कम नहीं होना चाहिए जहाँ पे आरसीसी का वर्क आप करने जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, M का मतलब है मिक्स, किस चीज़ का मिक्स, कंक्रीट का मिक्स। 20 का मतलब है 20 मेगा पास्कल से कम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीके से नॉमिनल मिक्स होता है। कितने सारे नॉमिनल मिक्स होते हैं, बहुत सारे नॉमिनल मिक्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो IS 456 होता है ना, वो रेस्टिकेट करता है इट इज़ यूज ओनली M20 ग्रेड, किसके लिए, फॉर RCC वर्क। अब अगर कोई आपसे बोले कि मुझे RCC वर्क करना है तो मैं कितने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला मैं यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट लूँ, तो आप बोलोगे RCC वर्क के लिए आपको M20 लेना पड़ेगा। दैट इज़ इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कुछ नॉमिनल मिक्स हैं जिनके रेशियोज़ हैं, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे M10 है, M15 है। अब M10 और M15 और M20 और M25 ये सब लिखे हुए हैं कोड के अंदर कि आप इतना M20 लोगे तो आपको इतना यहाँ पे क्या मिलेगा, रेशियो लेना पड़ेगा और इतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा। तो इसी चीज़ को नॉमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनल, कि ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हो। तो क्या क्या लिखी हुई है नॉमिनल को देख लेते हैं। और डिज़ाइन मिक्स होता है एज पर डिज़ाइन, एज पर रिक्वायरमेंट हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में पहला ग्रेड है आपका M10। कितना है, M10। M10 का मतलब है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आएगी इस कंक्रीट के मिक्स से वो आएगी 10 मेगा पास्कल या 10 न्यूटन पर mm²। इसका जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, देखो 1:3:6 में। अब आप बोलोगे कि 1 क्या है, सीमेंट है कि ये फाइन है कि कोर्स एग्रीगेट है, तो मैं आपको बता दूं 1:3:6 जो होता है उसमें हमेशा पहले वाले कंडीशन पे सीमेंट आता है, दूसरे वाले रेशियो में पहले पे सीमेंट आता है, फिर फाइन एग्रीगेट आता है, फिर उसके बाद में कोर्स एग्रीगेट आता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट ये हमेशा इसी तरीके से लिखे जाते हैं। आप बोल सकते हो कि ये एक नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि हमेशा आप जब रेशियो लिखोगे M20 का, M50 का, M15 का, वो इसी तरीके से लिखोगे। ये जो 1 है वो सीमेंट है, ये जो है फाइन एग्रीगेट है। मतलब पार्टिकल्स के बढ़ते हुए साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रेशियोज लिखना है। 4 जो है वो आपका कोर्स एग्रीगेट है, M20 में 1 आपका सीमेंट है, 1.5 ये है, 3 आपका कोर्स एग्रीगेट है, 1 सीमेंट, 1 ही आपका फाइन एग्रीगेट, 2 आपका यहाँ पे क्या है, कोर्स एग्रीगेट। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, क्या, कौन सी चीज़, जैसे जैसे मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है कंप्रेसिव, वैसे वैसे सीमेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है, या बोल दो फाइन की और कोर्स एग्रीगेट की मात्रा कम होती जा रही है। तो अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सीमेंट, अमाउंट ऑफ सीमेंट।
सीमेंट के अमाउंट को बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप दिस इज द क्लियर। ओके, M10 का मतलब होता है कि एक ऐसा मिक्स जो आपको 10 मेगा पास्कल या 10 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे। M20 का मतलब होता है कि वो आपको 20 मेगा पास्कल या 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ दे। 25 का मतलब है कि 25 स्ट्रेंथ दे। दीज आर द नॉमिनल वैल्यूज विच यू हैव टू रिमेंबर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। देखो क्या होता है डिज़ाइन मिक्स और मैंने नॉमिनल मिक्स में आपको फ़र्क समझाया था। डिज़ाइन मिक्स में एक ही फ़र्क होता है भैया कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करते हो एज पर रिक्वायरमेंट। नॉमिनल का मतलब होता है कि चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होती हैं। कुछ और मैंने यहाँ पे नॉमिनल दिए हुए हैं, जैसे M5 अगर लोगे तो उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, ऑफ कोर्स 5 होगी, 30 की 30 होगी और 40 की 40 होगी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार हम यूज़ कहाँ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे M15 यूज़ कर, यहाँ पे M30 यूज़ कर, यहाँ पे M45 यूज़ कर, यहाँ पे M5 यूज़ कर, किस तरीके से हमें पता चलेगा? तो हम अभी उसी चीज़ को देखने वाले हैं। देखो, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड्स कंक्रीट वेरियस ग्रेड्स आर यूज्ड। मिनिमम ग्रेड जो यूज़ करोगे ना आप वो होने चाहिए M20। RCC में इससे नीचे, RCC पता है ना, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट जो होता है उसमें इससे नीचे यूज़ नहीं करते हैं, M20 से नीचे। उससे ऊपर कितना भी कर लो। अब 3 तरीके की कंक्रीट होती हैं अकॉर्डिंग टू RCC। 3 तरीके की कंक्रीट होती है। पहली ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अगर मैं आपको एक एक के बारे में समझाऊं तो उनका क्या डिफरेंस होगा, देखो ध्यान से। ऑर्डिनरी कंक्रीट आपकी 10 मेगा पास्कल से लेकर 20 मेगा पास्कल तक स्ट्रेंथ देती है। स्टैंडर्ड कंक्रीट 25 से लेकर 55 तक स्ट्रेंथ देती है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट 60 से लेकर 80 तक स्ट्रेंथ देती है। तो एज पर रिक्वायरमेंट वी विल यूज द वैल्यूज फ्रॉम दिस टेबल ओनली। अब यहाँ पे ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि जो एक्सपोजर कंडीशन होती है वो उसके हिसाब से भी हम चीज़ों को बदलते हैं। देखो, बिल्डिंग की एक्सपोजर कंडीशन अगर माइल्ड है, माइल्ड का मतलब है बहुत कम एक्सपोजर है, तो कंक्रीट का सरफेस जो है वो प्रोटेक्टेड है रेन से, है ना, केस यही होगा। मॉडरेटेड अगर एक्सपोजर कंडीशन है इसका मतलब है कंक्रीट सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द रेन, बिल्कुल खुला पड़ा है। सीवियर कंडीशन का मतलब क्या है कि जो आपका एक्सपोजर कंडीशन है वो सीवियर रेन से अटैच्ड है। नेक्स्ट कंडीशन भी होती है, कौन सी, वेरी सीवियर कंडीशन। इसमें सी वाटर से अटैच होती है आपकी वॉल। और एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ नहीं होता, यहाँ पे टोटल जोन्स होते हैं, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू द हार्मफुल केमिकल्स, सीधा हार्मफुल केमिकल से टच रहते हैं। तो ये आपकी कंडीशंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हम ग्रेड यूज़ करते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। माइल्ड कंडीशन में आपको जो यूज़ करनी है ग्रेड वो है M20। मॉडरेट में आपको यूज़ करनी है 25 और सीवियर कंडीशन में M30। 5-5 बढ़ाते जाओ भैया, जब जैसे जैसे कंडीशन हार्श होती जाए जस्ट इंक्रीज 5, ग्रेड 5 इंक्रीज करते जाना है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रेड मिलेगी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन में किस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो किसके बेस पे देखेंगे, वो देखेंगे हम बल्क डेंसिटी के बेस पे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सपोजर कंडीशन के बेस पे भी है, माइल्ड होना, मॉडरेट होना, सीवियर होना, इस तरीके से हम देखते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। क्लियर होगी बात। ग्रेड ऑफ कंक्रीट किस तरीके की होती है, उसके अंदर क्या होता है। देखो, M10 है तो M10 था तो यहाँ पे क्या था, ज़्यादा कोर्स और फाइन एग्रीगेट प्रेजेंट थे। M15 था तो यहाँ पे कोर्स, फाइन और आपका सीमेंटियस प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रेजेंट थी। यहाँ पे भी तीनों के तीनों ज़्यादा थे। M25 में भी तीनों ज़्यादा थे। तो आप अगर कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को इंक्रीज़ कर देते हो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। लेट्स मूव फर्दर। तो ये आपको याद रखना है। माइल्ड कंडीशन में बोल सकते हो, माइल्ड कंडीशन में भी आपको जो ग्रेड यूज़ करनी है वो M20 यूज़ करनी है। मॉडरेट कंडीशन में आपको M25 यूज़ करनी है और M30 यूज़ करनी है आपको यहाँ पे सीवियर कंडीशन में। वेरी सीवियर कंडीशन में यू हैव टू यूज़ M35,
एंड एक्सट्रीम कंडीशन में यू हैव टू यूज M40. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट विच यू शुड यूज इन अकॉर्डिंग टू द माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन. और आपको ये तो पता ही है कि माइल्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, सीवियर क्या होता है. अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे बल्क डेंसिटी के ऊपर. देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है. डेंसिटी का मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है. देखो पहला तरीके का जो होता है जो कंक्रीट, उसको बोलते हैं सुपर हैवी कंक्रीट. इसमें क्या होता है, जो आपका जो डेंसिटी होगी वो 2500, कितना 2500 kg, 2500 kg पर मीटर क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होगी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इसको बोलते हैं सुपर हैवी. क्या बोलते हैं इसको? सुपर हैवी कंक्रीट. उसके बाद होता है डेंस कंक्रीट, जिसकी जो रेंज होती है वो होती है 1800 से 2500 kg पर मीटर क्यूब. फिर होता है लाइट वेट आपका कंक्रीट, जो होता है 500 से 1800 kg पर मीटर क्यूब. उसके बाद होता है एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, जिसका जो यूनिट वेट होता है, बल्क डेंसिटी होती है, वो होती है बिलो 500 kg पर मीटर क्यूब. तो दीज आर द थिंग्स विच शुड रिमेंबर ऑलवेज कि किस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. तो जो सुपर हैवी कंक्रीट होता है उसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है ओवर 2500 kg पर मीटर क्यूब. डेंस की होती है 1800 से 2500 kg पर मीटर क्यूब. लाइट वेट की होती है 500 से 1800. एक्स्ट्रा लाइट की होती है 500 kg पर मीटर क्यूब. दीज आर द वैल्यूज विच यू शुड रिमेंबर ऑलवेज. नेक्स्ट होता है कि हम क्लासिफिकेशन अब कैसे करेंगे, किसके बेस पे करेंगे क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ कास्टिंग, कि कहाँ पे आप कास्ट कर रहे हो, कहाँ बना रहे हो, कहाँ उसको रख रहे हो. तो देखिए व्हेन कंक्रीट इज मेड प्लेस इन द पोजीशन एट साइट, अगर साइट पे ही आप कंक्रीट बना रहे हो तो उसको बोलते हैं इन सितु कंक्रीट. और अगर साइट से हटके अगर आप बना रहे हो, पहले फैक्ट्री में बना के फिर साइट पे ला रहे हो, तो ऐसे कंक्रीट को बोलते हैं प्री कास्ट कंक्रीट. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन सिटू कंक्रीट एंड द प्री कास्ट कंक्रीट. इन सिटू कंक्रीट इज नथिंग बट when you prepare the concrete at the site. If you prepare the concrete in the factory is known as the precast concrete. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं. क्लासिफिकेशन हो गया खत्म. क्लियर हो गई बात. प्रोडक्शन का मतलब किस तरीके से हम कंक्रीट को प्रोड्यूस करते हैं. अब यार प्रोड्यूस करने का सीधा सीधा मतलब वो है कि अ गुड क्वालिटी कंक्रीट इज एसेंशियल होमोजीनियस मिक्सचर. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप प्रोड्यूस करोगे या बनाओगे कंक्रीट को, तो उसमें एक खास बात होनी चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए जो कंक्रीट बन के आएगा. अब इस होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है. होमोजीनियस का मतलब होता है कंप्लीटली चीज़ें मिली हुई होनी चाहिए. ऐसा नहीं सेग्रीगेट नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि कंक्रीट बड़ा पत्थर इधर पड़ा हुआ है, सीमेंट इधर पड़ी हुई है, पानी इधर पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं, एक साथ होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी टुगेदर. और दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर. क्लियर होगी बात. अब देखो यहाँ पे होमोजेनियस होना चाहिए. ईच ऑफ द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हैज द स्पेसिफिक फंक्शन. आपको ये तो मैंने पहले ही बताया कि हर एक चीज का, चारों की चारों चीज होती है ना. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 4 चीजों से मिलके कंक्रीट बनता है, 4 चीजों से मिलके कंक्रीट बनता है, और चारों का अपना अपना फंक्शन होता है मेरे भाई, अपना अपना फंक्शन होता है. तो क्या क्या फंक्शन होता है देख लेते हैं. पहला होता है कोर्स एग्रीगेट का फंक्शन. तो कोर्स एग्रीगेट का फंक्शन होता है कि ये एक तरीके से ना फिलर के रूप में काम करता है. फिलर मतलब जो जगह होती है उसको काफ़ी अच्छे से भर देता है. तो कोर्स एग्रीगेट एक्ट एज अ फिलर. ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी एक बल्कनेस आपको देता है. फाइन एग्रीगेट्स फिल अप द वॉइड बिटवीन द पेस्ट एंड द कोर्स एग्रीगेट. जो पेस्ट है और जो कोर्स एग्रीगेट है उनके बीच के वॉइड को भरने के लिए हम फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं. द सीमेंट इन द कंजेक्शन विद वाटर एक्ट्स एज अ बाइंडर. जो सीमेंट हम यूज करते हैं वो एक बाइंडर की तरह यूज होता है. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट होता है, ये आपकी बातें याद रखनी है. तो वाटर जो होगा और सीमेंट जो होगा, वाटर और सीमेंट मिलके एक तरीके से बाइंडर की तरह काम आएंगे. कोर्स एग्रीगेट होता है वो फिलर की तरह काम करता है, और फाइन एग्रीगेट क्या करता है, ये भी फिलर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये बहुत बारीक. देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये आपने यहाँ पे एक कंक्रीट लिया. कंक्रीट में होते हैं कोर्स एग्रीगेट. अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने कोर्स एग्रीगेट लिया. सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट के बीच में प्रेजेंट होंगे क्या, वॉइड्स प्रेजेंट होंगे. उन वॉइड्स को भरने के लिए कौन चाहिए,
देखो ये बल्क दे दिया कोर्स एग्रीगेट ने तो, लेकिन इन वॉइड्स को भरने के लिए चाहिए फाइन एग्रीगेट डाल दिया। अब इनको पकड़ के रखने के लिए चाहिए सीमेंट और वाटर। बस यही होता है मेजर काम चारों का, अलग अलग समझा दिया मैंने। अब आगे बात करते हैं प्रोडक्शन में। द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेंड कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन द केयर एक्सरसाइज एट द एवरी स्टेज। देखो ध्यान से, इसका कहने का मतलब यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है हार्डेंड कंक्रीट की, वो डिसाइड करती है कि जिस टाइम पे ये बन रहा था उस टाइम पे किसने कैसे किस तरीके से इसको केयर की है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हर स्टेज पे आपको ध्यान रखना होता है, सीधी सी बात तो यही है। अ रैशनल प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इज अ सेंस ऑफ मिक्स डिजाइन। मतलब हर एक इंग्रेडिएंट मिक्स डिजाइन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इट मे नॉट गारंटी टू हैविंग अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी कंक्रीट वर्क। ये तो कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। द एम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल इज इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ फ्रॉम द बैच टू बैच। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म तभी आएगी जब सारे के सारे इंग्रेडिएंट इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, इक्वली आपके क्या होंगे, उसकी इक्वली इंग्रेडिएंट उसके अंदर इक्वल पड़े होंगे। बस सीधी बात तो यही है। अब बात करते हैं, दिस रिक्वायर्स सम रूल्स टू फॉलो इन वेरियस स्टेज ऑफ द कंक्रीट प्रोडक्शन इज डिस्कस बिलो। किस तरीके से हम कंक्रीट का प्रोडक्शन की स्टेजेस को फॉलो करते हैं। पहला होता है बैचिंग और द मैनेजमेंट ऑफ द मटेरियल। जब मटेरियल को मैनेज किया जाता है उसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बैचिंग बोलते हैं। दूसरा स्टेप होता है मिक्सिंग, मिक्स करना, मतलब लिया है चीज़ों को मिला दिया। फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ लगाना है वहाँ पे प्लेस कर देना। उसके बाद होता है कॉम्पैक्ट करना, उसको रोड से ऊपर वाइब्रेटर से दबाना कि वो अच्छे से। उसके बाद में उसको क्योर करना, मतलब उसके ऊपर पानी डालना, भिगाना उसको। क्योरिंग करने के बाद होता है उसकी अच्छे से फिनिशिंग देना, ऊपर से उसकी अच्छी अच्छी सुंदरता दिखनी चाहिए एक। अब ये तो हो गई सारी की सारी, ये आप बोल सकते हो ये सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से एक कंक्रीट क्या हो पाता है, प्रोड्यूस हो पाता है। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। देखो स्ट्रेंथ, हमें कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट से, बताइए। हम किस तरीके की स्ट्रेंथ चाहते हैं किसी भी एक कंक्रीट से। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस या फिर स्ट्रेंथ यू वांट, किसी भी कंक्रीट से आप किस तरीके की स्ट्रेंथ चाहोगे। ऑफ कोर्स हम किस तरीके की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहते हैं हम। कौन सी स्ट्रेंथ चाहते हैं, कंप्रेसिव, कि दबे तो टूटे ना। टेंसाइल तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये देता भी है कंक्रीट, आपको पता है। लेकिन टेंशन में ये वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। आपको टेंशन दोगे तो ये नहीं आपको लोड उठा पाएगा। टिल डेट नो रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द कंप्रेशन, टेंसाइल एंड बेंडिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। आज तक कोई भी एक अच्छा सा रिलेशन या कोई ऐसा फॉर्मूला प्रोड्यूस नहीं हो पाया जो ये बता सके कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी होगी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होगी, शेयर स्ट्रेंथ इतनी होगी। आज तक नहीं बता पाया। तो आप सिर्फ मान लेते हैं कि 10 से लेके और 15% तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 से लेके और 15% तक आपको क्या मिलेगी, बेंडिंग और टेंसाइल मिलेगी। याद रखना है 10 से 15 तक जितनी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जितनी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी कितनी परसेंट, 10 से 15% तक। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन इसका 10% कितना होगा, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 15% कितना होगा, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये टेंसाइल और ये आपकी बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी किसी भी कंक्रीट की। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बट अगर मैं इसके टेंसाइल की बात करूं और बेंडिंग की बात करूं तो 10 से 15% बेंडिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। याद रखना है। और जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो 20% के बराबर होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो मेजरली हम किससे मतलब रख रहे हैं यहाँ पे, मेजरली हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से मतलब रखते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा कंक्रीट होगा। और 10% उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, 15% उसकी बेंडिंग होगी और 20% उसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी। तो हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। अब हम टेस्ट करेंगे किस चीज़ के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट के लिए। या बोल दो कि कंक्रीट के स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम टेस्ट किस तरीके से करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, इसके ऊपर टेस्ट करना बहुत ईजी है। कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट ले लेते हैं।
कोर्स एग्रीगेट कितने कोर्स होने चाहिए, अप टू 38 mm होने चाहिए। उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे 27 डिग्री प्लस माइनस पे रखते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं कम्यूनिसिंग टेस्ट मतलब पूरा का पूरा इसको लेके रखते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद में उसको हम वेट करते हैं और उनका रेशियो निकालते हैं कि कितने वेट में आपने रेशियो में लिया है। फर्स्ट द सीमेंट एंड सैंड आर मिक्स थोरोली टिल द यूनिफॉर्म कलर इज अचीव्ड। हम जो सैंड लिया है और जो सीमेंट लिया है उन दोनों को मिलाते हैं। कब तक मिलाते हैं, जब तक जो कलर है वो यूनिफॉर्म ना आ जाए। क्लियर होगी बात। द कोर्स एग्रीगेट आर देन एडेड एंड द मिक्सचर टिल दीज आर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्स। जो कोर्स एग्रीगेट आपने लिया है द कोर्स एग्रीगेट आर देन एडिड, फिर उसके बाद में जो पेस्ट बन जाता है जो सीमेंट और सैंड का उसमें कोर्स एग्रीगेट मिलाते हैं और उसमें पानी मिला के जब तक मिलाते हैं जब तक आपको एक यूनिफॉर्म पेस्ट नहीं मिल जाता, यूनिफॉर्म कंक्रीट नहीं मिल जाता। अब हम टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। टेस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, एक क्यूब बनाना है। दो तरीके से टेस्ट होता है, कंप्रेसिव टेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, इसके अंदर एक क्यूब लेते हैं और क्यूब की जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो 150 इंटू 150 इंटू 150 होती है। अमेरिका के अंदर इसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर हम सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर की जो हाइट होती है वो 300 mm होती है और जो डाया होती है सिलेंडर की वो होती है आपकी 150 mm। तो आपको ये बातें ही याद रखनी है, 150 mm डाया शुड बी 150 mm, द हाइट शुड बी 300 mm। और जो क्यूब बनाएंगे, जो मैंने बताया कि क्यूब के अंदर भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो क्यूब बनेगा उसकी जो लेंथ और उसकी जो ब्रेथ और जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 इंटू 150 इंटू 150। आई होप क्लियर माई पॉइंट, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके इसके बाद क्या करते हैं, ईच लेयर ऑफ मिक्सोप्लेस टेम्पर्ड विद बार 16 mm इन डाया 600 लॉन्ग 35 टाइम वाइब्रेटर। इसको एक एक करके जमाते हैं धीरे धीरे और वाइब्रेटर से इसको कॉम्पैक्ट करते रहते हैं। जमा दिया, जमाने के बाद में इसको 27 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे ही आपको उस क्यूब को, जो क्यूब बनाया था आपने 150 इंटू 150 इंटू 150 का, उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है और 90% ह्यूमिडिटी आपको देनी है। इसके चारों तरफ एक पानी का बोल सकते हो पानी का जैसा माहौल रखना है या फिर एक बोरे का जो टुकड़ा होता है वो उसके ऊपर रख दो जिससे ये क्या रहे, गीला रहे, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ह्यूमस बनी रहे। 24 घंटे के लिए रखना है। रखने के बाद में यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। 3 स्पेसिमेन लेने हैं और 3 स्पेसिमेन अलग अलग दिन आपको यहाँ पे टेस्ट करने हैं। एक स्पेसिमेन 27 दिन, एक स्पेसिमेन 21 दिन, एक स्पेसिमेन 28 दिन पे टेस्ट किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, पहले 7 दिन वाले को टेस्ट करेंगे, फिर 28 दिन वाले को टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे लाएंगे 7 दिन के बाद में एक को और यहाँ पे रख देंगे UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का काम होता है फोर्स लगाना। वो आएगी एक प्लेट यहाँ पे और इस पूरे के पूरे स्पेसिमेन पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। जो स्पेसिमेन पे फोर्स लगना चाहिए वो होना चाहिए 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट वाला फोर्स लगना चाहिए। वो इतना फोर्स 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से फोर्स लगाएगी। याद रखना, ये वैल्यू याद रखनी कि कंप्रेसिव टेस्ट में कितने हिसाब से लोड लगाना है। तो 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पे लोड अप्लाई करना है ऑन द स्पेसिमेन। इसके बाद में आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। एक बार करना है 7 दिन वाले के साथ, एक बार करना है 21 डेज वाले के साथ, एक बार करना है 7 डेज, 21 डेज, 28 डेज। इस तरीके से अलग अलग स्पेसिमेन को अलग अलग टाइम इंटरवल के बाद में आपको टेस्ट करना है। तो द एवरेज ऑफ द 3 वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, एक इसकी और एक इसकी। जो A प्लस B प्लस C अपॉन में 3, इनका जो एवरेज निकलेगा D मान लेता हूँ। जो एवरेज मिलेगा, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ D जो एवरेज मिलेगी, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ द बैच प्रोवाइडेड इंडिविजुअल वेरिएशन नॉट मोर देन 15%। मतलब क्या है कि जो D की वैल्यू निकलेगी जो कि एवरेज है वो A और B और C से 15% ज़्यादा या 15% कम नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ना तो 15% से ज़्यादा वैल्यू हो ना 15% से कम वैल्यू इस डी की, तो बराबर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए 15% से। लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद दूसरा टेस्ट करते हैं
जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल टेस्ट। ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये एक तरीके से बेंडिंग टेंसाइल टेस्ट की तरह बोल सकते हो। बेंडिंग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं भाई इस टेस्ट को, नाम से ही पता चले फ्लेक्सर ढूंढने के लिए जा रहे हैं हम। दिस इज एन इनडायरेक्ट टेस्ट फॉर असेसिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। बेसिकली हम बेंडिंग स्ट्रेंथ ही देखते हैं और ये इनडायरेक्ट टेस्ट है बेंडिंग स्ट्रेंथ को देखने का या टेंसाइल स्ट्रेंथ को देखने का। द टेस्ट कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ एट द फेलियर और द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर मिक्सड एज पर द एक्सप्लेन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। बिल्कुल वैसे ही मिलाना है जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बनाया था। यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको एक सिलेंडर। क्या बनाना पड़ेगा? सिलेंडर। अब चाहो तो सिलेंडर बना दो, नहीं तो फ्लेक्सुरल के अंदर एक चीज़ बनती है जिसका नाम होता है क्यूबॉइड। मतलब यहाँ पे जो LBH होती है वो होती है 150 इंटू 150 इंटू 700। जो लेंथ होगी वो 700 होगी। 700 mm आपको लेंथ रखनी है उस स्पेसिमेन की। उसके बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद में ये बना दी और जो वेट होगा जो इसको कॉम्पैक्ट करेगा उस बार का वेट 2 kg होगा। 400 mm लॉन्ग होगा वो बार विद रिमेनिंग एक स्क्वायर जो इसको जमाएगा, उसका जो एंड होगा वो स्क्वायर शेप में होगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है भैया? नेक्स्ट, द स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड इज प्लेस्ड इन अ टेस्ट मशीन। ओके, उसको फिर हम टेस्ट मशीन में रखेंगे जिस स्पेसिमेन को जो आपने एक क्यूबॉइड बनाया उस क्यूबॉइड को हम रखेंगे। द स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड is placed in testing machine on 238 mm dia roller with CC distance, जो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस है वो 600 mm होनी चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, जो आपने ये स्पेसिमेन बनाया, जो आपने सैंपल बनाया, स्पेसिमेन का मतलब सैंपल, उसको 2 ऐसे रोलर लेना है। एक ऐसे रोलर ले लिया, दूसरा ऐसे रोलर ले लिया। इसका सेंटर कुछ अलग होगा, इसका सेंटर कुछ अलग होगा। इसको जो आपने रोलर लिया है इसकी जो लेंथ है वो 700 mm है। इसको कहाँ रखना है? इन रोलर्स के ऊपर रखना है। कहाँ रखना है? इन रोलर्स के ऊपर रखना है। रख दिया रोलर के ऊपर। इसको रोलर के ऊपर रखने के बाद में क्या करना है? व्हाट वी शुड डू, आपको पता होना चाहिए कि रोलर की जो डाया होती है वो कितनी होती है। तो रोलर की जो कंप्लीट डाया होती है वो बताइए यहाँ पे 38। यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी डाया का रोलर होता है जब फ्लेक्सुरल टेस्ट करते हैं। और सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए कितनी? 600 mm। बस उसके बाद क्या करना है? द लोड इज अप्लाइड थ्रू 2 सिमिलर रोलर्स माउंटेड एट द 3rd पॉइंट और स्पेस जो होगा वो होगा 200 mm। मतलब सेम रोलर को ऊपर रखो, लेकिन इस बार जो रोलर्स के बीच में जो स्पेस आएगा वो सेंटर टू सेंटर के बीच में जो स्पेस आएगा वो आएगा 200 mm। कितना आएगा? 200 mm। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 38 mm क्या होगा? डाया होगा। 200 mm ऊपर रखे हुए रोलर्स के बीच की डिस्टेंस होगी, नीचे रखे हुए रोलर्स के बीच की डिस्टेंस आप बोल सकते हो 600 mm होगी। अब हम यहाँ पे एक फोर्स लगाने वाली मशीन लाएंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में और वो फोर्स लगाएगी यहाँ पे। इस तरीके से फोर्स लगाएगी वो, इस तरीके से फोर्स लगेगा। अब लगेगा फोर्स, ये इस तरीके से आपने ज़मीन पे रखा ही हुआ है रोलर। अब यहाँ पे लगेगा फोर्स। व्हाट नेक्स्ट? द स्पेसिमेन आर स्टोर्ड इन वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर पे। इसको पानी में रखते हैं, इस स्पेसिमेन को पानी में रखेंगे। वाटर फॉर 42 दिन के लिए पानी में रखना है। बिफोर टेस्टिंग आर द टेस्टेड इन वेट कंडीशंस। टेस्ट करने से पहले इसको वेट कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। 48 घंटे तक पानी में रखना है, निकालना है, फिर टेस्ट करना है। और जो लोड लगाएंगे वो लगेगा 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। देखो कंप्रेशन में कितना लग रहा था? 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट लग रहा था। और यहाँ पे जब फ्लेक्सुरल टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जो लोड लगता है वो 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट लगता है। कब तक? जब तक स्पेसिमेन फेल ना हो जाए, टूट ना जाए। फिर उसको नोट कर लेंगे भैया। बस वही आपका यहाँ पे देखो
दो तरीके के टेस्ट तो मैंने बता ही दिए। पहला बता दिया कंप्रेसिव टेस्ट, ये बता दिया मैंने बेंडिंग टेस्ट जिसको फ्लेक्सुलर टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम चेक देखेंगे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको ब्राजीलियन टेस्ट भी बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? ब्राजीलियन टेस्ट बोलते हैं। इसमें भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ही टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। क्या होता क्या है इसमें? कुछ नहीं होता है, ये सबसे पहले ब्राज़ील में हुआ होगा इसलिए इसको ब्राज़ीलियन स्प्लिट टेस्ट बोलते हैं। मैं सीधा आपको एक्सपेरिमेंट पे ले चलता हूँ, सारी बातों को छोड़ दो। आपको यहाँ पे एक क्या बनाना है, एक सेम कंक्रीट का एक सिलेंडर बनाना है, जैसा कि हमें अमेरिका के अंदर उसमें कंप्रेशन में मिलता था, जिसकी जो डाया होती है वो 150 होती है और जो हाइट होती है वो 300 होती है mm में। इसको ले जाना है, इसको ले जाके यहाँ पे एक मशीन होती है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, इस तरीके से इस पर रख देनी है। रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट ये होती है और एक प्लेट होती है ये, और ये होता है आपका क्या? सिलेंडर। मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये दोनों प्लेटें क्या करती हैं? सिलेंडर को दबाती हैं, बहुत तेज़ दबाती हैं। तो सिलेंडर का कुछ ना कुछ तो डाया होता ही होगा। क्लियर हो गई बात? कुछ ना कुछ डाया तो प्रेजेंट होता ही होता होगा। अब आपको मैं बताऊं कि जब ये दबाएगी तो यहाँ तक लगेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे लगेगा कंप्रेशन, इतने पार्ट तक क्या लगेगा? सिर्फ कंप्रेशन लगेगा, और यहाँ पे भी इतने पार्ट तक कंप्रेशन लगेगा। लेकिन जो पार्ट ये है, कौन सा पार्ट? हाँ, दिस पार्ट, इस पार्ट में, इतने पार्ट में क्या लगेगा? टेंसाइल लगेगा। क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के बोल सकते हो आप, इन दोनों पार्ट को, इसको, इतने को और इतने को मिला के क्या बोल सकते हो? इन दोनों को मिला के बोल सकते हो D/6, ठीक है। और बीच वाला पार्ट जिस पे टेंशन लगेगा उसको बोल सकते हो 5D/6। आई होप इट्स टोटली अंडरस्टूड कि देखो, जब हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसके कुछ हिस्से तक, कितने हिस्से तक? इतने हिस्से तक तो आपको कंप्रेशन लगेगा, लेकिन बीच वाले हिस्से में, इतने हिस्से में टेंशन लगेगा। ये क्या करेगा? इधर टेंसाइल फोर्स फील होगा यहाँ पे। तो कितने हिस्से में? 5D/6 हिस्से में आप बोल सकते हो कि टेंशन फील होता है जब हम ब्राज़ीलियन या स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट करते हैं। कंक्रीट ही है इसमें भी। अब यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, टेंसाइल कितना टेंशन लगा इसको निकालना है, इस हिस्से में कितना टेंशन लगा उसको निकालना है, तो उसके लिए फोर्स इज इक्वल टू 2P/πLD, ये फॉर्मूला होता है। L का मतलब क्या होता है? लेंथ। किसकी लेंथ? ये लेंथ ऑफ द सैंपल। और D मतलब डाया ऑफ द सैंपल। P मतलब जितना आपने प्रेशर लगाया यहाँ पे, जितना प्रेशर लगाया। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है जो कि आपकी D/6 में लगी थी, तो वहाँ पे FC लिख देता हूँ, -6P/πLD। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है। तो टेंशन कहाँ लगेगी? 5D/6 पार्ट में लगेगी, बीच वाले पार्ट में। ये निकल के बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना यार, इस तरीके से यहाँ से। तो ये पार्ट कितना होगा? ये पार्ट होगा आपका 6D/5, और ये पार्ट क्या होगा आपका? और ये दोनों मिला के क्या होंगे? ये दोनों मिला के होंगे आपके D/5। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि किसी भी स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखते हैं कि स्ट्रेंथ को कम करने वाले या ज़्यादा करने वाले फैक्टर्स को हम डिटेल में जाके अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है कि साइज ऑफ टेस्टिंग स्पेसिमेन। मैंने आपको बताया कि साइज ऑफ द स्पेसिमेन भी स्ट्रेंथ को ज़्यादा और कम करने में हेल्प करता है या उसको ज़्यादा और कम कर सकता है। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट द सिलेंडर स्ट्रेंथ कंक्रीट इज गुड एस्टिमेट। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो सिलेंडर होता है उससे भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, और आपका एक क्या होता है? क्यूब होता है, उससे भी आप क्या निकालते हो? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों में से किसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज देंगी, तो ऑफ कोर्स आपके सिलेंडर की वैल्यू ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू देंगी। समझ में आ गई बात? ओके। तो
कितना, है ना, कितना। अ क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपेक्टेड टू हैव द स्ट्रेंथ 15% ग्रेटर देन द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। इसका मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू देगा वो तो आपका कौन देगा, सिलेंडर देगा। लेकिन मान लो 100 मेगा पास्कल पे ये ब्रेक हो रहा है सेम कंडीशंस में, तो क्यूब जो होगा वो 115 मेगा पास्कल पे ब्रेक होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि 15% ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम आपके क्यूब से, तो जो सही कभी ये ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है, ठीक है। और ये जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट सही स्ट्रेंथ देता है। तो ये कितना ज़्यादा दे देता है, ये 15% स्ट्रेंथ ज़्यादा दे देता है, जितनी रिजल्टेंट एग्जैक्ट होनी चाहिए उससे। दूसरा जो टाइप है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इफेक्ट करता है वो है टाइप ऑफ स्ट्रेस, किस तरीके का स्ट्रेस लग रहा है। कंक्रीट अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट offer the more resistance and the fail only after the considerable deformation, giving higher curing strength than the actual, which is justify the uniaxial compressive strength and use the cylindrical specimen। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी में एक ही तरफ से, मान लो ये स्पेसिमन है, एक ही तरफ से क्या दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो, तो भाई वो नहीं टूटेगा। अगर सॉरी वो टूट जाएगा। अगर तीनों तरफ से फोर्स आ रहा है तो बहुत धीरे धीरे टूटेगा, ब्रेक होना उसका फाइबर्स का लेट होगा। नेक्स्ट होता है मॉइस्चर कंडीशन। सीधी बात है, ज़्यादा गीला कंक्रीट होगा तो वो जल्दी टूटेगा, सूखा कंक्रीट नहीं टूटेगा। कितना होगा देखो, ड्राई सैंपल जो होता है वो 1.2 गुना ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देगा सैचुरेटेड या गीले कंक्रीट के। गॉट इट। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो आप बोल सकते हो फैक्टर होता है वो होता है एयर ओके वॉइड्स। सीधी बात है, जितने ज़्यादा एयर वॉइड्स आपके किस में प्रेजेंट होंगे, कंक्रीट में। ये आपका कंक्रीट है, इसके अंदर छोटे छोटे एयर वॉइड्स हैं। इसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, लोड लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, लोड लगाता हूँ, तो ये जल्दी टूटेगा ना, ऑफ कोर्स। तो जितने ज़्यादा मोर वॉइड लेस स्ट्रेंथ, लेस वॉइड मोर स्ट्रेंथ, सीधी बात है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है रेट ऑफ लोडिंग। एक तो मैं यहाँ पे कोई आपने कंक्रीट लिया और मैं सडनली लोड लगा देता हूँ यहाँ पे लाके, तो ये अचानक से तो टूट जाएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे ग्रेजुअल लोडिंग लगाता हूँ तो ये इतना जल्दी आपको टूटता हुआ नहीं दिखेगा। अब किस एज की सीमेंट यूज़ कर रहे हो, अब आपको पता है कि किसी भी आपने सीमेंट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लिस्ट में जाके देख सकते हो। सीमेंट की जो एज होती है वो होती है 90 डे आफ्टर मैन्युफैक्चर। बनने के 90 दिन के बाद आपको यूज़ कर लेनी है सीमेंट, नहीं तो उसके ऊपर प्रेजेंट जो बोल सकते हो कि जो वाटरप्रूफ लेयर होती है, जिसको फॉलिक एसिड ओलिक एसिड बोलते हैं, वो टूट जाती है। टूटने के बाद में वो अच्छे से यूज़ नहीं हो पाती है। तो जो आपकी सीमेंट होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, पुरानी सीमेंट होगी वो बेकार होगी। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की गेन करने का, किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ का गेन करने का परसेंटेज है वो कुछ इस तरीके से। एक दिन के अंदर अंदर कंक्रीट जहाँ पे लगाई, मान लो आपने यहाँ पे कंक्रीट डाली और एक दिन वेट किया, तो जितनी इसकी रियल एक्चुअल स्ट्रेंथ वो गेन करेगी उसका 16% एक दिन में कर लेगी, 3 दिन के अंदर 40% करेगी और 28 दिन के अंदर 99% गेन कर लेगी। मतलब जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी कंक्रीट, तो रेट ऑफ गेनिंग उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो 14 दिन और 28 दिन के बीच में सिर्फ 9% का ही डिफरेंस है, और यहाँ पे 2 दिन के अंदर अंदर कितने डिफरेंस आ गया, मोर देन 15% यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे पुरानी ओल्ड होती जाएगी कंक्रीट, तो रेट ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो कोई भी पूछे कि 100% कितने दिन में होगा, तो 28 डेज में ही आपका 100% हो जाता है स्ट्रेंथ। 28 डेज के अंदर 100% स्ट्रेंथ हो जाता है। अब आगे बात करें कि कौन सा फैक्टर है जो और यहाँ इसके स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो इज ऑल्सो अ फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि किस तरीके से कितने आपने सीमेंट और कितने आपने एग्रीगेट का रेशियो लिया है। अगर ज़्यादा एग्रीगेट डाल दिए तो सीमेंट कम हो गई तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सीमेंट बहुत ज़्यादा डाल दिए, एग्रीगेट कम डाल दिए, तो भी आपकी वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और अनइकोनॉमिकल हो जाएगा पेस्ट। वाटर सीमेंट रेशियो, इसका तो पूरा का पूरा एक लेक्चर ही है। अगर मैं छोटी मोटी बात करना चाहूँ वाटर और सीमेंट रेशियो की, तो आप हमेशा जो वाटर सीमेंट का रेशियो होता है बेस्ट क्वालिटी निकालने के लिए 0.4 से लेके 0.60 तक
आप या फिर 40 से लेके 0.60 तक आपको क्या लेना पड़ता है, वाटर सीमेंट का रेशियो लेना पड़ता है। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब होता है 0.40, वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब है कि 40 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर हो गई। यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते हो, इस तरीके से काट दिया आपने। इसको काटोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा, मतलब पानी अगर 2 लीटर ले रहे हो तो सीमेंट 5 लीटर या 5 किलो लेनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। बेस्ट कंक्रीट के लिए आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.4 से लेके 0.6 के बीच में होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। लेट्स मूव फर्दर। टाइप एंड द साइज ऑफ द एग्रीगेट, किस तरीके का टाइप और किस तरीके के साइज ऑफ एग्रीगेट होने चाहिए। देखो, अगर आपने ज़्यादा ही सर्कुलर ले लिए तो उनकी वर्केबिलिटी तो अच्छी होगी लेकिन उनकी पकड़ अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा ही फ्लैकी ले लिए तो पकड़ तो अच्छी होगी लेकिन वर्केबिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इनएडिक्वेट द कॉम्पैक्शन लीडिंग टू एयर वॉइड कंटेंट 5 to 10%, 5 to 10% result in the loss of strength 30% to 55% रिस्पेक्टिवली। मतलब जो कॉम्पैक्शन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कॉम्पैक्शन टाइम पे नहीं हुआ तो जो आपकी कंक्रीट होती है वो आपको जितना रिजल्ट देना चाहिए उससे 5 से 10% कम रिजल्ट देती है। मिक्सिंग टाइम, कि कितने टाइम में आप उसको मिक्स करते हो। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज व्हेन द इंक्रीजिंग इन द टाइम ऑफ मिक्सिंग अप टू 2 मिनट बियॉन्ड विच नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इज ऑब्जर्व्ड। मतलब कितने टाइम तक उसको मिलाते हो उस पर भी उसका स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है। क्योरिंग मेथड पे भी आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो, डिपेंड करता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूरा डिटेल में क्योरिंग के ऊपर। तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो in comment section. Thank you everybody.